हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग जीके जीएस के क्लास में बिहार से जितने भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है बिहार से, उन सभी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम्स में बिहार से एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटने वाला नहीं है। टोटल क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। बिहार का संपूर्ण जानकारी हम लोग देंगे। बिहार में क्या है, क्या स्थिति है, कि सारे चीज़ हम लोग बताने वाले हैं। चलिए अपने बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। क्या बोला गया? बिहार। देखिए बिहार के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए बिहार के बारे में तो क्या बोला गया, बताइए। सबसे पहले बिहार राज्य जो है, इसकी राजधानी कहाँ है बताइए। राज्य कौन सा है, राजधानी कहाँ है तो बताइए पटना। यहाँ पर देखिए बिहार के यानी राज्य राजधानी कहाँ है तो पटना। देखिए यहाँ पर गलत दिया, यहाँ पर क्या बिहार ये होगा बिहार। राज्य कौन सा है तो बिहार होगा, यहाँ पटना नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये पटना नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि बिहार को बिहार राज्य है। और बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है तो पटना है। याद रखिए बिहार की राजधानी कहाँ है तो पटना में है। क्लियर। चलिए अब बताइए बिहार का गठन कब हुआ था। याद रखिए बिहार का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा बिहार का जो गठन है 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। याद रखें बिहार राज्य का गठन कब हुआ था तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। तो बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ है वो कब हुआ था, तो याद रखिए बिहार से जब उड़ीसा अलग हुआ कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को। क्लियर। याद रखें 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। उसके बाद बिहार से एक बार और फिर से झारखंड अलग हो गया था। कब तो 15 नवंबर 2000 को। देखिए अगर बिहार से उड़ीसा झारखंड ये सब अलग नहीं होता तो सपोज मान लीजिए कितना बड़ा राज्य हो जाता, होता कि नहीं होता। अभी भी बिहार देखिए सबसे बड़ा राज्य के रूप में भी गिना जाता है, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर गिना जाता है। देखिए यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन हो गया है, इतनी जनसंख्या हो गई कि आदमी रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि बिहार में गरीबी जो है सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुका है कि नहीं बात। तो यहीं पे याद रखिए अगर उड़ीसा अलग नहीं होता, झारखंड अलग नहीं होता, देखिए सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राज्य होता कि नहीं होता। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान, उड़ीसा कब अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000 को। याद रखें 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड जो है अलग हुआ था। क्लियर। याद रखिए बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। चलिए उसके बाद क्षेत्रफल की बात करते हैं। ध्यान दीजिए क्षेत्रफल के, तो बिहार राज्य की क्षेत्रफल कितना है तो बताइए। तो बिहार की क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिए बिहार के जो क्षेत्रफल है कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है ना। बिहार का क्षेत्रफल कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। जिससे जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है कितना है तो 10.40 करोड़ है ना, 40 करोड़। याद रखें यानी कि 10 करोड़ 40 लाख। याद रखें 10 करोड़ 40 लाख है कि नहीं। 10 करोड़ 40 यानी 10.40 लाख करोड़ है। याद रखें 10.40 करोड़ जो है इसका जनसंख्या है। किसका? बिहार राज्य की जनसंख्या है। याद रखें राज्य कौन से पढ़ रहे हैं हम लोग, बिहार के बारे में। बिहार का गठन कब हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार की राजधानी कहाँ है तो पटना में है। बिहार उड़ीसा से अलग कब हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, बिहार उड़ीसा अलग कब हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। बिहार झारखंड कब अलग हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है 10.40 करोड़। क्लियर। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या बोला गया कि जो ये सीमा की बात करते हैं, इनके सीमा है ना, इनकी सीमा है, बॉर्डर क्या है। देखिए उत्तर में क्या है नेपाल, उत्तर में क्या है नेपाल। याद रखिएगा उत्तर में क्या है नेपाल, दक्षिण में क्या है झारखंड है ना। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। देखिए इसको चौहद्दी भी कहा जाता है।
यानी बिहार की जो सीमा है, चारों दिशा में कौन कौन से राज्य आते हैं, क्या यानी क्या क्या आते हैं, राज्य कहें देश कहें, या उस पर क्या आते हैं, वो उसके बारे में, इस पर चौहदी के बारे में, है कि नहीं। और बिहार से उत्तर में जाइएगा, बिहार के सपोज मान लीजिए केंद्र में है, आप लोग बिहार के केंद्र में हैं, और बिहार से उत्तर में जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, तो नेपाल में पहुँच जाइएगा, है ना। उत्तर साइड जाइए तो नेपाल में पहुँचेगा, दक्षिण साइड जाइएगा तो झारखंड में पहुँच जाइएगा, पूरब में जाइएगा तो पश्चिम बंगाल में पहुँच जाइएगा, पश्चिम में जाइएगा तो उत्तर प्रदेश में पहुँच जाइएगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा। चलिए अब बताइए बिहार की साक्षरता दर कितना है। तो बिहार की जो साक्षरता दर है 61.8%, 61.8% जो है, याद रखिएगा 61.8% जो है बिहार की साक्षरता है। याद रखिए बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8%, 61.8%। अब लिंगानुपात बताइए कितना है, बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 महिलाएं पर 1000 पुरुष पर, यानी कि याद रखिए 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। अब देखिए बिहार में भी इतना ज़्यादा जो धांधली हो रहा है महिलाओं पर कि वो आदमी कुछ कह नहीं सकता है ना। तो उसी को लेकर यानी जो लिंगानुपात निकाला गया, यानी 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं, तो सपोज मान लीजिए जो 1000 में से 918 को माइनस करने पर जो भी पुरुष बचते हैं उन सभी को क्या होगा, है कि नहीं बात, उन सभी का क्या होगा। यही बात है कि लिंगानुपात जो है क्या है, 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुषों पर। क्लियर। चलिए आगे ध्यान दीजिए, जनसंख्या घनत्व तो बताइए, जनसंख्या घनत्व क्या था, ध्यान दीजिए 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, तो 1106 व्यक्ति हैं। कितने हैं, एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, एक वर्ग किलोमीटर में तो 1106 व्यक्ति हैं, है क्या। कितना है, तो 1106 व्यक्ति हैं। अब बताइए बिहार जो राज्य है इसकी राजभाषा क्या है, तो हिंदी और उर्दू है। क्या है, हिंदी और उर्दू है। याद रखें इसकी राजभाषा क्या है, तो हिंदी और उर्दू है। किसके, तो इसकी राजभाषा है, याद रखिए इसकी राजभाषा हिंदी और उर्दू है, हिंदी और उर्दू है राजभाषा। क्लियर, याद रखें इसकी हिंदी और उर्दू है। चलिए ध्यान दीजिएगा हिंदी और उर्दू है। आगे ध्यान दीजिए राजभाषा क्या, हिंदी और उर्दू है। तो उच्च न्यायालय बताइए, उच्च न्यायालय बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय पटना है, हाई कोर्ट है कि नहीं, हाई कोर्ट कहाँ है, पटना में। चलिए उसके बाद अब बताइए बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं, याद रखें बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं, याद रखिएगा 9 प्रमंडल हैं। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल हैं। याद रखें बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है। और जिला कितना है, तो 38 है। कितना है, जिला कितना है, तो 38 है। याद रखें जिला कितना है, तो 38 है। क्लियर, याद रखें जिला कितना है, तो 38 है। चलिए आगे ध्यान दीजिए जिला कितना है, तो 38 है। उसके बाद बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए उसके बाद राजकीय पशु बताइए, बिहार राज्य की राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। बिहार राज्य की राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। क्लियर, बिहार राज्य की राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। याद रखिए बिहार राज्य की राजकीय पशु बैल है। उसके बाद राजकीय पक्षी बात करें तो गौरैया। ठीक है, राजकीय पक्षी बात करें तो गौरैया। याद रखिए राजकीय पक्षी बात करें तो गौरैया। राजकीय पशु बोले तो बैल, राजकीय पक्षी बोले तो गौरैया, राजकीय फूल बोले तो गेंदा, राजकीय फूल बोले तो गेंदा, राजकीय वृक्ष बोले तो पीपल। क्लियर। देखिए राजकीय से आपको 4 चीज़ याद करना है, कौन कौन से, राजकीय पशु बोले तो बैल, राजकीय वृक्ष बोले तो पीपल, राजकीय फूल बोले तो गेंदा, और राजकीय पंक्षी बोले तो गौरैया। याद रखें। अब बताइए जो बिहार राज्य में विधानमंडल है वो कैसा है, तो द्विसदनात्मक है। क्या है, बिहार राज्य में जो विधानमंडल है वह कैसा है, तो द्विसदनात्मक है ना, द्विसदनात्मक है। चलिए विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 243 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 243। याद रखें विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 243 है। क्लियर, याद रखें विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या क्या 75 है। क्लियर, याद रखें विधान परिषद सदस्यों की संख्या क्या 75 है।
विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। क्लियर। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना 75 है। उसके बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना 40 है। याद रखें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना 40 है। क्लियर। देखिए बिहार राज्य के विधानसभा सदस्यों की कितना सदस्यों की संख्या कितना 243। अब विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। याद रखिए राज्यसभा सदस्यों की संख्या क्या है 16 है ना। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। विधानमंडल कैसा है बिहार राज्य में तो द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। स्कैन टेक्निक देखिए लगाइए, यहाँ पर आपको जो बोल रहे हैं हम वो आपको देख कर नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ आपको आँख आपको बंद कीजिए या ध्यान कहीं और रखिए आँख को और ध्यान से स्कैन टेक्निक लगाइए। अपने जो क्वेश्चन अभी पढ़े हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या बिहार राज्य में कितना 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या बिहार राज्य में कितना 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। इस तरह से आपको स्कैन टेक्निक लगाना है और याद करते जाना है। चलिए अब इसके बाद आगे ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रथम राज्यपाल बताइए बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे। बताइए बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे। बताइए बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे। चलिए इसका आंसर दीजिए, ध्यान दीजिए। आपको बिहार राज्य का नोट कीजिए कि प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जयराम दौलत राम कौन थे। तो जयराम दौलत राम जो थे वो बिहार राज्य के प्रथम जयराम दौलत राम थे, है ना। बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जयराम दौलत राम थे। क्लियर। जयराम दौलत राम थे जो बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है। बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जयराम दौलत राम थे। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिंह थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। श्री कृष्ण सिंह थे। याद रखें प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। श्री कृष्ण सिंह थे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे। तो राबड़ी देवी थे। क्लियर। याद रखें प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। क्लियर। याद रखें। चलिए प्रथम राज्यपाल कौन थे। जयराम दौलत राम। प्रथम राज्यपाल कौन थे। याद रखें जयराम दौलत राम। प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे बिहार राज्य के। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वह राबड़ी देवी थी जो कि एक अनपढ़ महिला थी। ठीक है। राबड़ी देवी अनपढ़ थी तो याद रखें तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। चलिए अब उसके बाद हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब त्यौहार और मेलों पर आ जाते हैं हम लोग। जैसे बताइए त्यौहार और मेलों की बात करते हैं। जैसे उसमें क्या आता है, रामनवमी आ जाता है, रक्षाबंधन आ जाता है, विजयदशमी आ जाते हैं, दीपावली आता है, ईद आता है, छठ आता है, सोनपुर मेला आता है। ये जो है ये त्यौहार कुछ प्रमुख त्यौहारें और मेले हैं, याद रखिएगा। ठीक है। जैसे रामनवमी है कि नहीं, रामनवमी, रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपावली, ईद, छठ, सोनपुर और इन सभी में सबसे ज़्यादा कौन सा आता है। छठ महापर्व बिहार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है ना। उसके बाद आता है उसके बाद कौन सा आता है। दीपावली वगैरह वो सब आ जाता है। क्लियर। दशहरा वगैरह आ जाता है, विजयदशमी, रामनवमी आ जाता है, रक्षाबंधन वो सब है ना, सोनपुर मेला, दीपावली, ईद, छठ। क्लियर। चलिए उसके बाद पर्यटन स्थल देख लेते हैं बिहार के बारे में कौन कौन से हैं। बिहार के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। जैसे क्या बोला गया विरायतन बताइए। विरायतन जो स्थल है वह कहाँ है। राजगीर में। विरायतन जो स्थल है वह कहाँ पर है। राजगीर में। बापू टावर कहाँ पर। पटना में, है ना। बापू टावर कहाँ पर। पटना में। याद रखिएगा पर्यटन स्थल विजय रत्नन राजगीर में, बापू टावर पटना में, जल मंदिर पावापुरी। जल मंदिर कहाँ। पावापुरी। याद रखिए जल मंदिर पावापुरी। और बराबर गुफाएं कहाँ पर। बराबर गुफाएं जहानाबाद। बराबर गुफाएं कहाँ। जहानाबाद। ग्लास ब्रिज राजगीर में। और शेर शाह मकबरा सासाराम। शेर शाह मकबरा कहाँ है। तो सासाराम है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर। देखिए विरायतन कहाँ। राजगीर में। विरायतन राजगीर में। बापू टावर पटना में। जल मंदिर पावापुरी। बराबर गुफाएं जहानाबाद। ग्लास ब्रिज राजगीर। शेर शाह मकबरा सासाराम।
क्लियर, याद रखें। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग कुछ जलप्रपात के बारे में पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो जलप्रपात के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, देखिए जलप्रपात में यहाँ पर क्या बोला गया, जलप्रपात तो बोला गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि जलप्रपात जैसे काकोलत, बताइए काकोलत जो जलप्रपात है वह कहाँ पर है, तो नवादा में। काकोलत नोट कीजिए, काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है, नवादा में। याद रखिए काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है, नवादा में है। क्लियर, याद रखिए काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है, नवादा में है। चलिए उसके बाद तेलहर कुंड, बताइए तेलहर कुंड, तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पर है, तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है, कैमूर में। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पर है, कैमूर में। याद रखिए तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पर, कैमूर में। उसके बाद करकट जलप्रपात कहाँ पर, कैमूर में। याद रखिए करकट जलप्रपात कैमूर में है ना, करकट जलप्रपात कहाँ पर, कैमूर में। याद रखिए करकट जलप्रपात कहाँ पर, कैमूर में। और काकोलत नवादा में, तेलहर कुंड कैमूर में। उसके बाद दुर्गावती जो जलप्रपात है कहाँ पर, रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर, रोहतास में है। याद रखिए दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। उसके बाद कर्मनाशा है ना, कर्मनाशा, देखिए कर्मनाशा जो है कहाँ पर, बक्सर में। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में। याद रखिए कर्मनाशा बक्सर में, दुर्गावती रोहतास में, करकट और तेलहर कुंड कैमूर में, काकोलत नवादा में। चलिए धुआं कुंड कहाँ पर, सासाराम में। धुआं कुंड कहाँ पर, सासाराम में। याद रखिए धुआं कुंड कहाँ, सासाराम में है ना। तुतला भवानी के मांझर कुंड जाइएगा आपको, क्या है कहाँ पर, मांझर कुंड, जस्ट सासाराम से नज़दीक में है। तो वहाँ पर याद रखिए तो जो ताराचंडी माँ का मंदिर है वहाँ से नज़दीक में जाएगा तो वहाँ पर धुआं कुंड ऊपर जो पहाड़ों पर है, तो ध्यान दीजिएगा धुआं कुंड जो है कहाँ, सासाराम में। धुआं कुंड सासाराम में। और मांझर कुंड भी वही, देखिए मांझर कुंड आ गया ना, तो मांझर कुंड भी कहाँ, सासाराम में। मांझर कुंड ही वहाँ पर धुआं कुंड है। याद रखिएगा धुआं कुंड सासाराम। और तुतला भवानी रोहतास, तुतला भवानी रोहतास में। याद रखिएगा तुतला भवानी रोहतास के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग अभयारण्य के बारे में या उद्यान के बारे में देख लेते हैं। जैसे वाल्मीकि नगर, कौन सा वाल्मीकि नगर, तो बताइए वाल्मीकि नगर कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर कहाँ पर है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। याद रखिए वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना, संजय गांधी पटना में। याद रखिए संजय गांधी पटना में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। याद रखिए विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। और भीम बांध कहाँ पर, मुंगेर। भीम बांध कहाँ पर, मुंगेर। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया, परमान डॉल्फिन अभयारण्य का अररिया में है। याद रखें परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में। चलिए उसके बाद क्या बोला, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, भीम बांध मुंगेर, परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया, क्या परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्या बोला गया, देखिए अभयारण्य और उद्यान में क्या बोला गया, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, संजय गांधी पटना में, और विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, और भीम बांध मुंगेर, कहाँ पर, भीम बांध मुंगेर, और उसके बाद परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया। क्लियर। चलिए उसके बाद पंक्षी विहार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पंक्षी विहार के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर पंक्षी विहार ध्यान दीजिएगा, पंक्षी विहार में क्या बोला गया आपको। चलिए पंक्षी विहार में यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि पंक्षी विहार में कि नागी या नकटी कहाँ पर, जमुई में। नागी या नकटी जमुई में। याद रखिए नागी नकटी जमुई में है ना, नागी नकटी जमुई में, नागिन जमुई। याद रखिए नागी नकटी जमुई में। चलिए गोगाबिल पंक्षी विहार, गोगाबिल पंक्षी विहार कहाँ पर, कटिहार। गोगाबिल पंक्षी विहार कहाँ पर, कटिहार। याद रखें गोगाबिल पंक्षी विहार कहाँ पर, कटिहार। याद रखें गोगाबिल पंक्षी विहार कहाँ पर, कटिहार। चलिए कांवर झील याद रखें कांवर झील पंक्षी विहार, कांवर झील पंक्षी विहार कहाँ पर है, कांवर झील पंक्षी विहार बेगूसराय, कांवर झील पंक्षी विहार कहाँ पर, बेगूसराय। याद रखें कांवर झील पंक्षी विहार बेगूसराय। उसके बाद कुशेश्वर क्या बोला, कुशेश्वर पंक्षी विहार क्या है, दरभंगा। कुशेश्वर पंक्षी विहार क्या है, दरभंगा। क्लियर। याद रखें कुशेश्वर पंक्षी विहार क्या है, दरभंगा। याद रखें कुशेश्वर पंक्षी विहार कहाँ है, दरभंगा। कुशेश्वर पंक्षी विहार कहाँ है, दरभंगा।
सुहियान कहाँ पर? भोजपुर। याद रखें सुहियान कहाँ पर? भोजपुर। सुहियान भोजपुर में। क्लियर? सुहियान कहाँ? भोजपुर में। याद रखें सुहियान भोजपुर में। पंक्षी विहार नागी या नकटी जमुई में। नागी नकटी जमुई, गोगा बिल कटिहार, कांवर झील बेगूसराय, कुशेश्वर पंक्षी विहार दरभंगा, सुहियान भोजपुर। सुहियान क्या है? भोजपुर में। क्लियर? याद रखेगा सुहियान भोजपुर में। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला गया। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि नागी नकटी जमुई में, गोगा बिल कटिहार में, कांवर झील बेगूसराय, कुशेश्वर पंक्षी विहार दरभंगा, सुहियान भोजपुर, मधुबनी शैली पेंटिंग बिहार से संबंधित है। याद रखिए मधुबनी जो शैली पेंटिंग है वो कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से। मधुबनी शैली या पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से। चलिए पश्चिम चंपारण जो है स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिए बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। याद रखिएगा वाल्मीकि नगर जिससे है ना पश्चिमी चंपारण, वही है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का। चलिए महाबोधि मंदिर जो है कहाँ पर? बोधगया में। महाबोधि मंदिर कहाँ पर? बोधगया में, जो 2002 में नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को धरोहर में घोषित किया गया था। यूनेस्को धरोहर स्थल में घोषित किया गया है ना। महाबोधि मंदिर को जो बोधगया में है 2002 में यूनेस्को धरोहर के रूप में घोषित किया गया, और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को धरोहर के रूप में स्थल के रूप में घोषित किया गया। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या बोला गया आपको कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर? पटना में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर? पटना में। याद रखिए डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर? पटना में। याद रखिए डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर? तो पटना में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर? तो पटना में है। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को लोग इतना ही प्रिंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।